क्रूज शिप मामला एक नए मोड़ पर खड़ा है और केस बड़ा ही पेचीदा होता जा रहा है। गिरफ्तार करने वाले ही आज कटघरे में खड़े हैं। अब मामला ड्रग्स से हटकर फिरौती पर जा पहुंचा है, लेकिन कैसे, जानिए हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यन खान को रिहा कर दिया गया है, जिसमें करीब 25 दिन का समय लग गया। 25 दिन तक आर्यन खान जेल में रहा। ना तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत मिला, ना ही आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद हुआ। लेकिन हमारे देश में रिवाज है कि मामला निजी अदालतों में खत्म ना होकर उच्च न्यायालयों में ही अंतिम फैसले के लिए जाता है। एक मामला जिसमें जमानत को लेकर कोर्ट फैसला नहीं दे पा रही, यह वही क्रूज शिप ड्रग्स केस यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें व्यक्ति के पास ना तो ड्रग्स बेचने, न खरीदने और न जब्ती का मामला सामने आया। सिर्फ और सिर्फ जान पहचान वाले यानी अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स बरामद किया गया था, जिसके तहत आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। मामला सेशन कोर्ट में जाता है, जहां एनसीबी कार्यवाही के लिए आर्यन खान की कस्टडी की मांग करती है। बाद में जब मामला जमानत पर आता है तो कोर्ट कहता है कि जमानत के लिए एनडीपीसी यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में मामला दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जमानत को लेकर अधिकार नहीं है और ना ही सेशन कोर्ट में ड्रग्स केस से जुड़ी जमानत पर फैसला लिया जाता है। फिर मामला पहुंचता है एनडीपीएस के पास, जहां एनसीबी व्हाट्सएप चैट के जरिए एलिगेशन लगाती है कि अरबाज और आर्यन के चैट में कुछ ऐसा मिला है जिससे यह पता लगता है कि यह क्रूज पर ड्रग्स कंज्यूम करने वाले थे। तो आखिर ऐसा क्या था चैट में? दरअसल चैट में दोनों कहते हैं कि वी आर गोइंग टू ब्लास्ट, जिसका मतलब एनसीबी ने समझा कि यह दोनों ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर बात कर रहे हैं और इसे एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश किया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एनसीबी एनडीपीएस कोर्ट में जो भी सबूत पेश करेगी, एनडीपीएस उसे मानेगी ही। दरअसल ऐसा स्वभाव बन चुका है। वहीं एनडीपीएस ने फैसला सुनाने में काफी दिन लगा दिए, जिसके बाद आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया। इन 25 दिनों में 3 कोर्ट और आर्यन खान की तरफ से 3 वकील, जिसके बाद आर्यन खान के केस को मुकुल रोहतगी ने हैंडल किया। मुकुल रोहतगी एक समय में अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर कानून बताया, क्योंकि जो अपराध हुआ ही नहीं, उन धाराओं के तहत एनसीबी ने आर्यन की गिरफ्तारी की थी। वे धाराएं कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले 8C और 20B, जिसके जरिए ड्रग्स खरीदने का मामला बनता है, लेकिन क्रूज पर ड्रग्स खरीदे ही नहीं गए। दूसरी धारा थी खपत की यानी ड्रग्स कंज्यूम की, जो क्रूज पर छापेमारी तक लिया ही नहीं गया था। तीसरी धारा अपराध के प्रयास की, जो क्रूज पर हुआ ही नहीं, यानी न तो ड्रग्स बेचा गया, न खरीदा गया, न ही इसका कंजप्शन हुआ। यानी जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई, उनमें से एक भी सत्यापित नहीं हुई थी। चौथी धारा जो सबसे महत्वपूर्ण थी, कॉन्शियस पोजीशन की, लेकिन सिर्फ अरबाज के पास ड्रग्स की बरामदी हुई, जिसके तहत आर्यन को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि आर्यन के खिलाफ कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे यह साबित हो कि आर्यन को अरबाज के पास ड्रग होने की जानकारी थी। इसी दौरान एक बात सामने आई और वो ये थी चश्मदीद गवाह की। एक व्यक्ति जिस पर धोखाधड़ी का आरोप हो, जिसे पुलिस ढूंढ रही हो, उसे एनसीबी चश्मदीद गवाह के रूप में कैसे खड़ा कर सकती है? यह वही शख्स है जिसने हाल में आर्यन के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड किया था। इसका नाम है केपी गोस्वामी। गोस्वामी ने अपने फेसबुक बायो में खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताया है। साथ ही हाई कोर्ट में एनसीबी ने जो तर्क दिए वो बड़े ही बेबुनियाद थे। एनसीबी का पहला तर्क था कि बाहर जाकर आर्यन इस केस को प्रभावित कर सकते हैं, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरा तर्क था कि एनसीबी आर्यन को आपराधिक तत्व के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पेडलर के साथ जुड़ाव के तौर पर बार बार देखना चाह रही थी। यह बात भी हाई कोर्ट को हजम नहीं हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि शक के विवाह पर किसी को जेल में रखना तर्कसंगत नहीं है। आपको जो भी जांच पड़ताल करनी है
वे आर्यन के बाहर रहते हुए भी संभव है। उसके लिए जेल में रखने की क्या जरूरत पड़ी? और अगर आपको कोई पूछताछ करनी है तो आप आर्यन को बुला सकते हैं, जिस पर आर्यन की वकील रोहतगी की तरफ से भी हामी भरी गई। इसी के साथ साथ एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने ड्रग्स केस को फिरौती में बदल दिया। दरअसल आर्यन के खिलाफ एनसीबी द्वारा खड़े किए गए चश्मदीद गवाह प्रभाकर सेल ने बड़ा खुलासा किया है। प्रभाकर सेल ने एमसीबी के जनरल डायरेक्टर के साथ केपी गोस्वामी और सॉम डिसूजा पर फिरौती की मांग का आरोप लगाया है। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रभाकर सेल केपी गोस्वामी के बॉडीगार्ड थे। 2 जुलाई के बाद से लेकर अब तक यह केपी गोस्वामी के पर्सनल बॉडीगार्ड रहे। इनका कहना है कि रेड के दौरान यह वहां मौजूद थे। साथ ही जिस दिन रेड होनी थी उस दिन केपी गोस्वामी फोन पर सॉम डिसूजा के साथ मिलकर 25 करोड़ रुपए की डिमांड की बात कर रहे थे, जिस पर केपी गोस्वामी ने कहा कि 18 करोड़ में सेटल होना पड़ेगा क्योंकि 8 करोड़ समीर वानखड़े को देने हैं। आपको बता दें कि समीर वानखड़े ही एनसीबी के जनरल डायरेक्टर हैं। प्रभाकर सेल ने यह बात न सिर्फ मीडिया को बताई बल्कि कोर्ट में एक नोटराइज्ड एफिडेविट भी सबमिट किया, जिसमें रेड वाले दिन से लेकर जिस जिस जगह वो मौजूद थे उसका विवरण दिया है। प्रभाकर सेल ने आगे बताया कि गोस्वामी ने रेड की दोपहर 10 से 12 लोगों की तस्वीर प्रभाकर को व्हाट्सएप की और इनमें से किसी को पहचानते हो इस बारे में पूछा। प्रभाकर ने सिर्फ मुनमुन धनेजा को पहचानने की बात कही। इसी के साथ प्रभाकर ने एक वीडियो भी मीडिया को दिया है जिसपे गोस्वामी आर्यन से फोन पर कुछ बोलने को कहते हैं। प्रभाकर का दूसरा आरोप है कि जब आर्यन खान और बाकियों को लेकर लॉयर परेल पहुंचते हैं तो पीछे से एक ब्लू मर्सिडीज आती है जिसमें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी बैठी होती है। उसी कार में गोस्वामी और डिसूजा भी बैठे होते हैं और करीब 15 मिनट तक मीटिंग चलती है। इस दौरान क्या बात होती है इसका हिंट मिलता है जब एनसीबी की पैरवी करने वाले वकील कोर्ट में कहते हैं कि एसआरके की मैनेजर इस केस को प्रभावित कर सकती है, यानी एमसीबी को भी इस डील के बारे में पता था। लेकिन एमसीबी यह बात कोर्ट में तब कहती है जब प्रभाकर सेल अपना खुलासा कर चुके होते हैं, यानी इसे सेफ प्ले कहा जा सकता है। प्रभाकर ने कई और आरोप एनसीबी के जनरल डायरेक्टर और गोस्वामी पर लगाए हैं, लेकिन एक और मेन आरोप जो प्रभाकर बताते हैं कि उन्हें एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया और समीर वानखड़े ने प्रभाकर को 10 ब्लैंक पेपर पर साइन करने के लिए कहा, जिसके लिए पहले उन्होंने सवाल किया, लेकिन समीर वानखड़े के जोर देने पर उन्होंने साइन कर दिया और साथ ही प्रभाकर का आधार कार्ड भी मांगा गया। वही एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखड़े का कहना है कि यह सभी आरोप गलत हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही समीर वानखड़े मुंबई पुलिस को लिखते हैं कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि उन्हें घेरा जा रहा है। दूसरी तरफ सच पता लगाने के लिए समीर वानखड़े के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी बैठाई गई है। इस इंक्वायरी को एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह हैंडल करेंगे। हाल में एनसीबी ने समीर वानखड़े से 4 घंटे की पूछताछ भी की। तो क्या यह सारा मामला फिरौती का था? क्या इसलिए आर्यन खान की रिहाई में लगे 25 दिन एनसीबी में प्राइवेट डिटेक्टिव बने बैठे गोस्वामी जैसे अपराधी के साथ जनरल डायरेक्टर भी मिले हुए थे? कौन है गिल्टी और क्या है पूरा सच? ड्रग्स का मामला या बनी बनाई साजिश, यह तो वक्त ही बताएगा।